हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम लोग इसमें यूपी टीजीटी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के जो पेपर थे, आज उसी पेपर का सल्यूशन हम लोग विस्तृत देखेंगे। ठीक है, कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है तो क्यों सही है। ठीक है, इसका पूरा व्याख्या विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि जो यूपी में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें टोटल क्वेश्चन 125 होते हैं, जबकि हम लोग जब झारखंड की एग्ज़ाम की बात कर रहे थे तो उसमें आपका 115 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन यूपी में अपने टीजीटी पीजीटी में केवल 125 यानी 125 क्वेश्चन ही आते हैं और समय आपका 2 घंटा दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग उसी 125 क्वेश्चन जो 2021 में हुआ था उसी का सल्यूशन देखेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले वन क्वेश्चन क्या था जो यूपी टीजीटी, यहाँ आप लोग देख लीजिए, हमने डाल भी दिया है कि 2021 का ये पेपर है। टीजीटी का जो पेपर हुआ था उसी पेपर को हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, टर्सल प्रयास क्या है, यानी टर्सल प्रयास है क्या। झुकाव, बैठना, उठना, खींचना, टांग यानी पैर की गति, या डी है आपका रोकना। तो इसका राइट आंसर है आपका झुकाव या बैठना। यानी टार्सल प्रयास का संबंध शरीर की धड़ की गतिविधियों से होता है। इसमें शरीर को झुकाना या बैठने जैसी क्रिया शामिल होती है, न कि उसमें उठना, चलना, पैरों की गति या रोकना, इन सब का अध्ययन नहीं होता, बल्कि टार्सल प्रयास में क्या होता है, इसमें शरीर का झुकना और बैठने जैसी क्रियाएं को शामिल किया जाता है, तो उसे हम लोग टार्सल प्रयास कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन था आपका सिर की पट्टी, यानी पट्टी के बारे में क्वेश्चन था। बैंडेज, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में था आपका 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। तो राइट आंसर है आपका बी, 2 पट्टी की। ठीक है, सिर पे कैपेलिन बैंडेज, कौन सी, कैपेलिन बैंडेज या लंबी पट्टी बांधने के लिए आमतौर पर 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, ताकि सिर को पूरी तरह और मजबूती से ढका जा सके। यहाँ तक समझ में आया। पट्टी बांधने के मुख्य कारण और भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जब सिर पे ही केवल पट्टी बांधी जाती है। पट्टी हम कई कारण से बांधते हैं, घाव लग जाए या चोट लगने के, अंग को संक्रमण से बचाने के लिए, बाहरी धूल मिट्टी और कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बैंडेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3rd क्वेश्चन है आपका बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, जो बीसीजी, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो यह है आपका किससे बचाव करता है, तपेदिक। राइट है आंसर तपेदिक, चेचक, डिप्थीरिया, टाइफाइड, तपेदिक। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी, तपेदिक। ठीक है, तपेदिक क्या है, तो यह एक संक्रामक रोग है जिसे हम क्षय रोग, यक्ष्मा या काक रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्षय रोग, इसी तपेदिक को क्षय रोग भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया रहेगा, तो हाँ, तपेदिक न देकर वहाँ पर क्षय रोग दे देगा, या यक्ष्मा दे देगा, या काक रोग देगा। ठीक है, तो इन 3 नाम से हम तपेदिक को जानते हैं। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। यानी जो हमारा ये टीबी रोग है वह किससे फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु के कारण फैलता है। इसकी खोज कब हुई थी, तो जर्मन के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी की जीवाणु की खोज की थी, और यह जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या थूकते समय हवा के माध्यम से ये जो आपकी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो फैलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं।
बचाव के लिए आपका तपेदिक के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह टीका शिशु में जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के भीतर लगाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद यानी 24 घंटे में BCG का टीका लगाया जाता है। ये ऑप्शन उसमें रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कोलेसिस्टोकाइन और समस्टेटिन। तो राइट आंसर है आपका C। क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो आप लोग देख लीजिए, जो ऑप्शन इसका C सही है वो कोलेसिस्टोकाइनिन है। यह आंतों की भित्ति विशेषकर छोटी आंत के पहले हिस्से में यानी डेडूनम से स्रावित होने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। कौन सा? ये कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका कार्य क्या होता है? तो ये मुख्य रूप से वसा यानी फैट को प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। यह पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज से पाचक रसों के स्राव को उत्तेजित करता है। ठीक है, अन्य नाम इसके क्या है? आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो इसको पैनक्रोजाइमिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ढाका का मलमल किससे निर्माण होता है? सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से कि रेशमी रेशों से? तो राइट आंसर है आपका ए, सूती रेशों से। ठीक है, तो ढाका का मलमल जो होता है मसलम मुख्य रूप से सूती यानी सूती रेशमे यानी कॉटन फाइबर से बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में आपके पूछे गए हैं कि ढाका का मलमल यानी मसलिन जो है ये मुख्य रूप से सूती रेशे यानी कॉटन फाइबर से बनाया जाता है। यह अपनी अत्यधिक कोमलता और सूक्ष्मता के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। इसके अगर इतिहास की बात करें तो मसलिन और मलमल शब्द की उत्पत्ति मसूलीपट्टनम नामक भारतीय बंदरगाह के नाम से हुई है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह कपड़ा भारत से पूरे यूरोप में निर्यात किया जाता था। ठीक है, ये जो आपका मलमल है भारतीय मलमल हाथ से कते गए बहुत सी महीन सूती से बुना जाता है, यानी जो हाथ की कताई से जो रेशे काटे जाते थे कपास के उसी से ये आपका मलमल बनता था। इसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि मलमल की पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के बीच से भी गुजारा जा सकता है या उसको एक माचिस के डिब्बी में भी रखा जा सकता है, इतना वो सॉफ्ट होता था। ठीक है, अंग्रेजों की दमनकारी और व्यापारिक नीतियों और मशीनी कपड़ों के आने के कारण यह हस्तशिल्प उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गया। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की राजधानी है जो कभी इस उद्योग का मुख्य केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए अभी किस में आया था, ये हमको लग रहा है LT ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया था। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कोमा या सीलियक रोग। तो सीलियक रोग में जो होता है इसमें ग्लूटेन प्रोटीन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है, रक्त एवं ऊतकों में जो कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायबिटिक कोमा। तो ये आप लोग जान लीजिए कि तो आंसर हो गया इसका कि रक्त और ऊतकों में कीटोन बॉडी जो एकत्रित होता है उसको डायबिटिक कोमा कहते हैं। लेकिन ये डायबिटिक कोमा है क्या? ठीक है, तो कीटोन बॉडीज का संचय जब शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता है, इंसुलिन की कमी के कारण तो यह वसा फैट को जलाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में कीटोन नामक उत्पाद बनते हैं। जब ये रक्त एवं ऊतकों में अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो इस स्थिति को डायबिटिक कोमा की ओर ले जा सकती है।
समझ में आया क्या है ये डायबिटिक कोमा? कीटोन बॉडीज का संचय, जब शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता, यानी जब हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है और ऊर्जा देने के लिए वो शरीर हमारा उस ग्लूकोज का प्रयोग नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन की कमी हो जाती है। कमी के कारण ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तभी समस्या होती है कि हमारा शरीर ग्लूकोज से ऊर्जा नहीं ले पाता है। तब वो क्या करता है, तो वह वसा जो होता है, जो हमारा जो फैट होता है, उसको जलाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कीटोन नामक उत्पादन होते हैं। जब ये रक्त और ऊतकों में अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो इस स्थिति को डायबिटिक कोमा कहा जाता है। ठीक है, यह मधुमेह, डायबिटिक कोमा जो होता है मधुमेह की एक गंभीर जटिलता है। इसमें व्यक्ति बेहोश हो सकता है और मुख्य रूप से इसकी दो स्थितियां हो सकती है, या तो हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड शुगर का स्तर बहुत अधिक हो जाए, यानी जब ब्लड में शुगर की स्तर बहुत अधिक हो जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और जब ब्लड में शुगर का स्तर बहुत कम हो जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मिलावट किसे कहते हैं? तो आप लोग जान लीजिए, मिलावट को हो ऐसा नहीं है कि जब कोई खाद्य पदार्थ में बाहरी किसी तत्व को मिला दिया जाए जो सेहत के लिए हानिकारक हो तो उसे ही मिलावट कहते हैं। मिलावट के दो रूप होते हैं, या तो आप किसी खाद्य पदार्थ से या फूड से उसके पोषक तत्व को निकाल लीजिए, जैसे दूध के में से मलाई को निकाल लीजिए, ठीक है, प्रोसेस करके, या किसी मूल्यवान वस्तु में ऐसे सामान मिला दीजिए जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है, यानी बाहरी वस्तु को भोजन में मिला दीजिए। तो ऐसे दोनों स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, मिलावट कहते हैं। तो मिलावट किसे कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, या भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, या अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। मिलावट के क्या कारण हो सकते हैं? भोजन में कंकड़, रंग या अन्य बाहरी पदार्थों को मिलाना भी, ये भी एक मिलावट होता है। या कहिए कि भोजन के प्राकृतिक और पौष्टिक तत्वों को लेना भी आपका मिलावट के अंतर्गत ही आता है, जैसे दूध से क्रीम निकाल लेना। ठीक, घटिया दर्जों की वस्तु को उच्च गुणवत्ता वाले वस्तु में को बताकर महंगे दाम पे बेचना भी आपका मिलावट ही कहलाता है। कानूनी तौर पे सुरक्षा इसकी देखी जा रही है। भारत में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए 1 जून 1995 में खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इमेज में जो हमारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का भी उल्लेख है, जो विशेष रूप से फल और सब्जियों से बने उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में यदि बात किया जाए तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी नियम को एक नियम में बांध दिया गया, उसको हम कह रहे हैं फेसाई के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, उल्टा टाका को कहते हैं परल टाका, मिस टाका, टक टाका, जर्सी टाका। तो इसका राइट आंसर है परल टाका। उल्टा टाका को ही क्या कहा जाता है? परल टाका कहते हैं। इसमें 2 कपड़ों को मिलाकर बिल्कुल किनारे पर धागा भर देते हैं, फिर उन्हें उलटकर एक और धागा भर देते हैं। इससे कपड़े के रेशे पुछड़े यानी सिलाई के अंदर दब जाते हैं और पीछे की ओर से भी साफ दिखता है, पीछे की ओर से भी काम साफ दिखता है। तो ऐसे इसे को हम क्या कहते हैं? परल टाका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये एक डिफिनेशन है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? ग्रास कैंडल ने, कोटजिन ने, राजमल पी देदास ने, इरिन ओपेनहीम ने। तो राइट आंसर है इसका कोटजिन। ये भी आपके कई 1-2 एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि
गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो कोटजिन ने कहा है। कोटजिन के अनुसार गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसका अर्थ जो होता है घर के रख रखाव और सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित प्रबंधन और योजना बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन में है आपका फलों का रस, ऑप्शन नंबर बी है नींबू पानी, ऑप्शन नंबर सी है दाल का पानी, ऑप्शन नंबर डी है चाय। तो इसमें पूछा गया है नहीं, कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस शुद्ध आहार है, नींबू का पानी शुद्ध है, दाल का पानी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। चाय शुद्ध तरल आहार नहीं माना जाता है, जबकि फलों का रस, नींबू पानी, दाल का पानी शुद्ध तरल आहार की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन में है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और गुजरात। तो कांथा कढ़ाई आप लोग को सभी को मालूम होगा, कांथा कढ़ाई आपका जो है बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। कांथा कढ़ाई मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है। इसमें पुरानी साड़ियों, धोतियों को, सूती कपड़ों को जोड़ जोड़कर कई परतें बनाई जाती है, फिर उन पे विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं, जानवर, फूल, पत्तियां, स्थानीय, ठीक है, इस तरह से उसमें डिजाइन किए जाते हैं। और बंगाल की जो कांथा होती है उसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ कढ़ाइयाँ हैं जो इसे आप लोग देख लीजिए, कुछ संबंधित उसके स्थान है, जैसे कच्छ कढ़ाई। जब कभी भी पूछा जाता है कि कच्छ कढ़ाई किससे संबंधित है, तो वह गुजरात से संबंधित है। कसूती कर्नाटक से है। पंजाब की फुलकारी पंजाब से है। लखनऊ की चिकनकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? बालक का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है? यानी एक बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? सोशल मीडिया से, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन में दिया है इसमें ऑटोमलेशिया, ऑटोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग और अस्थि विकृत। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, ऑस्टोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है कि ये वृद्धावस्था में शरीर में जब कैल्शियम की कमी होने पर ये ऑस्टोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि यह हड्डी का एक गंभीर रोग है, जिसमें हड्डी का घनत्व तो कम हो जाता है, जिससे अंदर से क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। इसी को हम ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर यानी टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें अस्थि की खनिज घनत्व तो कम हो जाता है, यानी अस्थियों में जो खनिज का घनत्व होता है वो कम हो जाता है और हड्डियों की सूक्ष्म संरचना बिगड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। पूछा है इसमें प्रसार शिक्षा के चरण हैं, तो प्रसार शिक्षा के प्रथम चरण क्या है? प्रसार शिक्षा के प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन में दिया है ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, रुचि और इच्छा। तो ये प्रसार शिक्षा के सभी चरण के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें पूछा है प्रथम चरण, तो प्रथम चरण इसका ध्यानाकर्षण ही होता है। और इसका प्रसार शिक्षा का लास्ट चरण होता है मूल्यांकन। और वैसे देखा जाए मुख्य रूप से प्रसार शिक्षा में 8 चरण होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 8 चरण का, तो नंबर 1 है आपका ध्यानाकर्षण, नंबर 2 है आपका अभिरुचि, नंबर 3 है आपका आकांक्षा, नंबर 4 है आपका विश्वास, नंबर 5 है जानकारी, नंबर 6 है आपका क्रिया, 7 है संतुष्टि, नंबर 8 है आपका मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एडकास्ट, ठीक है।
ये है आपके प्रसार शिक्षा के चरण। तो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रथम और लास्ट करके ही पूछता है कि प्रसार शिक्षा के प्रथम चरण कौन है, तो ध्यान आकर्षण पूछा जाता है। प्रसार शिक्षा के अंतिम चरण क्या है, तो आप लोग कहेंगे मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है, यानी जो लीलन तंतु है इससे कौन तंतु होते हैं वो किसके तने से प्राप्त होते हैं। जूट का पौधा है, ऑप्शन में फ्लैक्स का पौधा है, कपास का पौधा है, हेम्प का पौधा। तो राइट आंसर है आपका फ्लैक्स का पौधा, यानी लीलन तंतु हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, लिनन एक प्राकृतिक रेशा है जो फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स के तने के अंदरूनी हिस्सों से रेशे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेटिंग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेटिंग की प्रक्रिया किस तंतु पे की जाती है, तो लीलन के तंतु पे ये रेटिंग प्रक्रिया की जाती है। यह दुनिया में सबसे पुराने ज्ञात वस्त्रों में से एक है। यह बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और सोखने की क्षमता वाला रेशा होता है। पश्चिमी देशों में लीलन का बहुत महत्व है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चादर, मेजपोश, तौलिया और उच्च गुणवत्ता वाले गर्मियों के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है कि निम्न विषयों में से कौन सा निद्रकारी विष है। ठीक है। निम्न विषयों में से कौन सा निद्रकारी विष है। ऑप्शन में है अफीम, शराब, गांजा और भांग। तो राइट आंसर है आपका अफीम। अफीम एक ऐसा विष है जिसमें व्यक्ति को निद्रा बहुत आती है। इस कहाँ से प्राप्त होता है, तो अफीम जो होता है वो पाइपर सेमनीफेरम नामक पौधे के कच्चे फल से निकालने वाले दूध को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है। ये आप लोग जान लीजिए कि अफीम हमको मिलता कहाँ से है, तो ये पाइपर सोमनीफेरम नामक पौधे से कच्चे फल से जो दूध निकलता है उसी दूध को सुखाकर ये अफीम बनाया जाता है। इसका सेवन करने से मादकता यानी नशा आती है और नींद लाने यानी निद्राकारी का भी कार्य ये करता है। कौन, अफीम। अफीम में लगभग 12% मार्फिन पाई जाती है। इसी मार्फिन को प्रोसेस करके हीरोइन नामक मादक द्रव्य यानी ड्रग्स तैयार किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि अफीम कितना खतरनाक होता है। इसी अफीम से ये हमारा हीरोइन मार्फिन को प्रोसेस करके हीरोइन नामक एक द्रव्य यानी ड्रग्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका जल द्वारा। हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो अशुद्ध जल द्वारा फैलता है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो विब्रो कैलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मुख्य रूप से दूषित जल के माध्यम से फैलता है। जब मक्खियाँ गंदे स्थानों से जीवाणु को लेकर हमारे भोजन या पानी तक पहुँचती है तो ये रोग हमको होता है, यानी हैजा नामक रोग होता है। ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैजा क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा संक्रामक, असंक्रामक, तो उसमें आप सही करेंगी संक्रामक, यानी हैजा एक संक्रामक रोग है। किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रो कैलोरी। ठीक है। रोगी को लगातार दस्त और उल्टियाँ होती हैं इसमें, जिसको हैजा हो जाता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ ही मांसपेशी में ऐंठन और गंभीर स्थिति में पेशाब का रुकना जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शन, चित्र, फोटोग्राफ, श्रव्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर है प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या होता है, तो प्रसार शिक्षा में प्रदर्शन विधि को सबसे प्रभावी विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें देखकर या करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा है तो उसमें आप लोग को राइट आंसर अगर ये पूछा रहता है तो करके सीखने जैसी एक शिक्षा है।
इसमें किसी नई तकनीकी कार्यप्रणाली या यंत्र के उपयोग को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, जिससे सीखने वालों की ज्ञानेंद्रियां देखना सुनना सक्रिय रहती हैं। यह विधि मूर्त से अमूर्त शिक्षण की के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें चार्ट, मॉडल या वास्तविक प्रदर्शन का उपयोग करके विषय को सरल बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। पूछा है कि वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टाडीन या वेलाइन? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका हिस्टाडीन। बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे आवश्यक अमीनो एसिड कौन सी होती है? तो हिस्टाडीन होती है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यह एक अल्फा अमीनो एसिड है जिसका उपयोग शरीर में प्रोटीन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? कोरियन। ऑप्शन है नाभिरज्जु, गर्भनाल और एमनियॉन। तो राइट आंसर है आपका डी, अम्नियॉन। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? अम्नियोन कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी आप जान लीजिए कि भ्रूण में 3 परत होते हैं। भ्रूण के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एक्टोडर्मी, और अंदर भाग को एंडोडर्मिक, और बीच के भाग को मेसोडर्म कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन में दिया है 80 मिलीग्राम से 100 मिली रक्त, 80 से 120, 80 से 120 मिलीग्राम 1000 मिली रक्त में। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है आपका बी, 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml रक्त में। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में शर्करा की समान मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? क्या कहते हैं? निसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्वहन अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो शरीर की वह क्षमता जो उसे बीमारियों या संक्रमणों या बाहरी हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने में मदद करती है, उसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो शरीर को अवांछित हमलावरों से सुरक्षित रखती है। हमारे शरीर में विशिष्ट और गैर विशिष्ट दोनों तरह के रक्षा तंत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 23। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हुई है। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ है? ग्रीक की देवी, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये, ग्रीक की देवी को हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है। यानी हाइजीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक की देवी से। ये ग्रीक की देवी कौन है? तो हाइजीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हाइजिया से हुई है। यूनानी ग्रीक पौराणिक कथाओं से हाइजिया स्वास्थ्य, स्वच्छता और आरोग्यता की देवी मानी जाती हैं। ठीक है। वे अक्लेप्सिया यानी चिकित्सा के देवता की पुत्री थी। उन्हीं के नाम पर स्वच्छता बनाए रखने के विज्ञान को हाइजीन कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पाश्चुरीकरण किस पे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है पनीर, पेय पदार्थ, सब्जी या दूध। तो राइट आंसर है आपका दूध। पाश्चुरीकरण मुख्य रूप से दूध के संरक्षण की क्या है? एक विधि है। इस प्रक्रिया में तरल भोज्य पदार्थ जैसे दूध को एक निश्चित तापमान पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है और फिर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान से कम पर यह पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होती है।
फिर उसको तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इससे दूध में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस विधि के आविष्कार कौन किए थे? तो लुई पास्चर ने इस विधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। पूछा है कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षण या अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ आपका ऐड होगा प्रसार शिक्षा, यानी शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाना ही प्रसार शिक्षा का क्या होता है? आधारभूत दर्शन है। प्रसार से शिक्षा शिक्षित करके व्यक्ति के मनोवृत्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार सकारात्मक परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का क्या है? मूल उद्देश्य है। यह शिक्षा विशेष रूप से ग्रामीणों के अनपढ़ों, बेरोजगारों के लिए होती है, ताकि वे अपने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बने, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सके। ठीक है, तो ये है हमारे 25 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन किए हैं। 26 के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, और कमेंट भी करिए।